आप कह रहे थे भैया कौन सी प्लानिंग बन गई है अराजकता फैलाने की देश में, जिसपे आप मुझसे चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, वीडियो ही पे की जाए। बताइए क्या जी, है आपका कंसर्न। इस टॉपिक पर वीडियो ही करते हैं। देखिए, मुझे लगता है पहले कार्यकाल में आपने अवार्ड वापसी गैंग को देखा। अवार्ड वापसी गैंग बड़े पैमाने पर आया। फिर पहले कार्यकाल के अंत तक आपने देखा किस तरीके से शाहीन बाग की साजिश नजर आई। उसके बाद खालिस्तानी किसान, तथाकथित किसान बैठ गए दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे, पंजाब में, अमृतसर में और पूरे देश में खालिस्तानी नैरेटिव फैलाने के लिए किसान आंदोलन के विरोध में लाल किले तक पहुंच गए। यानी कि 2 कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के नैरेटिव को डाउन करने के लिए या फिर चुनी हुई सत्ता को साइडलाइन करने के लिए सारी चीजें हुई। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से संकेत आ रहे हैं, जिस तरीके से कंगना को पीटने की कोशिश की गई और उस सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल के सपोर्ट में विशाल डडलानी आ गए, ये क्या नहीं लगता आपको कि अब आने वाला समय और ऐसी चीजों का होगा? देखिए, पिछले कार्यकाल मोदी 2.0 में मोदी ने जैसा धुलमुल रवैया इन अराजक तत्वों के सामने दिखाया है, और मोदी का जो मुखौटा था वो ये था, मोदी जी हैं भाई, ये लोकतंत्र की बहुत इज्जत करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बहुत इज्जत करते हैं, फिर देश के फेडरल स्ट्रक्चर का बहुत सम्मान करते हैं, देश में लोकतंत्र की इजाजत होनी चाहिए, धरना प्रदर्शन के नाम पे अराजकता फैलाने का इजाजत होनी चाहिए। किसी भी राज्य सरकार को चाहे वो कितना भी उत्पात मचाए, नंगा नाचे, उसको जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, आर्टिकल 356 का उपयोग उस पर नहीं करेंगे, चाहे वो देश को बेच खाए है। तो मोदी जी का ये एक मुखौटा है। मोदी जी ने जिस प्रकार से अराजकतावादियों के सामने सरेंडर किया, बल्कि उनको प्रोत्साहित किया, मैं तो कहता हूं बाकायदा। मुझे तो लगता है कि अंदर अंदर कोई जरूर साजिश थी कि मोदी जी खुद न्योता दे के इन सबको बुलवाते रहे होंगे। जी नहीं, इस पर भी बोलिएगा, मैंने बीच में छोड़ दिया। क्या नोबेल प्राइज के लिए, पीस प्राइज के लिए जो ओबामा को मिला, उसकी चाहत नरेंद्र मोदी को है? इसीलिए हर मामले में बिल्कुल चुप शांति अंतर्राष्ट्रीय छवि के चक्कर में नरेंद्र मोदी अपनी और सरकार की भर पिटवाते। अब देखिए क्या है, अंदर की बात क्या है हमें नहीं मालूम, कितना नोबेल प्राइज छिपाएंगे हमें नहीं मालूम। और एक मिनट, और नोबेल प्राइज की चाह में ये सब करते हैं या अन्य अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, इंटरनेशनल इमेज, देश की इमेज, देश की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में है, लिबरल इमेज, सारी दुनिया तो वोक हो ही जा रही है। सारी दुनिया का एक सूत्र कार्यक्रम चल रहा है सारी दुनिया में, तेल चटाई। सारी दुनिया को जो है तेल चटाई वाले उपक्रम में जो है वोक बना दिया जाए, LGBTQAI है। तो अब अगर सारी दुनिया LGBTQAI अगर हो जाएगी तो अकेले मोदी जी स्ट्रेट रह के क्या करेंगे? अगर सारी दुनिया ही जो है सतरंगी हो जाएगी तो भारत अकेला जो है पुरुषार्थ और पौरुष और इसका केंद्र बन के क्या करेगा? तो मोदी जी कहते हैं जब सारी दुनिया सतरंगी है तो तुम भी सतरंगी हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया से मिलके चलना ही है मोदी जी को। तो मोदी जी जो है वो सतरंगा जो है, सतरंगी जो दुनिया है, सतरंगी दुनिया के सामने मोदी जी भी जो है कहते ठीक है यार, जिसको सतरंगा होना है हो जाए, हमें क्या मतलब है। तो वोकिज्म के सामने मोदी जी का टोटल सरेंडर है। पहली बात, मोदी जी के देश में सारी दुनिया जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलती रहे, मोदी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंगाल में मोदी जी के कार्यकर्ता को, भाजपा के वोटर को गुंडे जो है दौड़ा दौड़ा के मारते रहे, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी का खुद का काफिला घेर ले, मोदी जी 20 मिनट जो है वो अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करते रहे खुद है, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी उसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे।
मोदी जी उसमें अपनी पॉलिटिक्स देखने लगेंगे, वोट बैंक का नुकसान न हो जाए, है एक समुदाय विशेष नाराज न हो जाए एक्शन लेने से। तो समुदाय विशेष नाराज नहीं होना चाहिए। और मोदी जी का देखो भाई, मोदी जी हैं गुजराती, वो है खांटी बिजनेसमैन, एंड ही इज इनटू अ बिजनेस ऑफ वोट ग्रैबिंग। एक को वोट खराब नहीं होना चाहिए, चाहे जिसके सामने तेल चटाई लेके लेटना पड़े, वोट खराब नहीं होना चाहिए। तो ये है मोदी जी का सूत्र वाक्य। आप जाइए तो वो मोदी जी ने, हो सकता है अगर उनके बेडरूम तक कभी कैमरा पहुंचेगा तो वहां लिखा होगा, वोट के लिए साला, जैसे फिल्म आई थी ना राम गोपाल वर्मा की, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, जिएगा मरेगा सूली चढ़ेगा, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। तो मोदी जी का सिद्धांत है, जिएगा मरेगा कुछ भी करेगा, वोट के लिए कुछ भी करेगा। तो ये जो शाहीन सेंसर होगा, ये बाग वाला में, शब्द सेंसर कर देंगे हम, आगे वाला, हाँ आगे वाला शब्द सेंसर कर देंगे, आगे वाला शब्द सेंसर कर देंगे, बीप आवाज लगा देंगे। नहीं कुछ नहीं लगाएंगे एकदम। हमको हमको तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट ही रहना है। मुझे पॉलिटिकल करेक्टनेस की बीमारी नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि आप मोदी भगत है, मैंने कहा यस, जब मोदी अच्छा काम करेगा, मोदी राष्ट्र हित में काम करेगा तो हम मोदी का बहुत बड़ा भगत हूं। पर जहां मोदी गलत करेगा, मैं वहां मोदी का सबसे बड़ा आलोचक हूं। तो मोदी की सबसे बड़ी आलोचना मैंने हमेशा इनकी पंजाब नीति पर की है, इनकी शाहीन बाग नीति पर की है। हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम तेल चटाई लेकर उनके सामने लेट गया हूं। हम 3 ठो कृषि कानून वापस ले रहा हूं, क्योंकि 20 हरी पगड़धारियों को हम समझा नहीं पाए। ई जोन इनका जो है ना एटीट्यूड, इसका मैं जिस दिन इन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिया था, मैंने बहुत आलोचना की थी। मैंने कहा आप जो ये लेट गए हैं, अब आपको ये सब रोज लिटाएगा। आप अगर एक बार लेट गए तो मोदी जी अब ये सब आपको रोज लिटाएंगे। अच्छा, शाहीन बाग में जो साल भर जो है ये बीच दिल्ली में सड़क घेर के ये सब काले तिरपाल वालियां जो हैं, दिल्ली को बंधक बना के रखी, मोदी जी ने क्यों एक्शन नहीं लिया? कौन सा वोट बैंक देख रहे थे, कौन सी पॉलिसी? अच्छा, जब सिंघू बॉर्डर पे 1 साल 1.25 साल तक इन लोगों का नंगा नाच चल रहा था, जब लाल किले पे चढ़ गए थे, मोदी जी कौन सी नीति के तहत ये बर्दाश्त कर रहे थे? अच्छा सुनिए, अब मैं आपको एक बड़ी अलार्मिंग बात बताता हूं। 26 जनवरी वाली घटना हुई, ये सब लाल किले पे चढ़ गया, लाल किले में तिरंगे का अपमान हुआ, सब कुछ हुआ, पूरे दिल्ली ने अराजकता का नंगा नाच देखा, पूरी दुनिया ने। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि सर, मैं उसी रोड पर खड़ा था उस दिन, सोनीपत जिले में, बहालगढ़ में, जहां ये अमरीक सुखदेव का ढाबा है ना, उसके पास। और एक के पीछे एक लाइन लगा के ये सब जो है अपना डेरा डंडा लेके वापस जा रहे थे, और 12 घंटे के अंदर सिंघू बॉर्डर खाली हो गया था। आपको मालूम है ये बात? 12 घंटे तक ट्रैक्टरों की और ट्रॉलियों की लाइन टूटी नहीं थी, खाली करके चले गए थे, मुश्किल से 5% बचे थे। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन बाद इनको वहां से बाकायदा वापस भेजा गया। और मैं तो कहता हूं भेजा नहीं गया, बुलवाया गया। अरे भाई कहां है? तो आप लोग चले गए, वापस आइए। 2 दिन बाद फिर मेला जम गया। ये सच्चाई है कि नहीं है? इस मेरे दर्शक ये बात बता कि ये बात तो आखिर वो सब जब चले गए थे तो वापस क्यों आने दिया गया और किसने बुलवाया? और उसके बाद अगले जनवरी के बाद कब तक वो धरना चला? उसके बाद एक दिन है हम कुछ लोगों को तपस्या में मेरी कमी रह गई, इसलिए मैं 3 कृषि कानून वापस लेता हूं। कौन सी पॉलिसी थी भैया? अराजक तत्वों के। और सुनिए, 6 महीने से वहां शंभू बॉर्डर पे फिर जो है पूरे पंजाब को बंधक बना के पहले रोड जाम किए, तब अब रेल तक जाम कर रखे हैं।
ये कौन सा, मतलब आपको मालूम है कि पूरे पंजाब का इंडस्ट्री पिछले 4 महीने में डूब गई। पंजाब में कोई भी कच्चा माल, कोई भी इंडस्ट्रियल माल सप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंबाले के आगे शंभू बॉर्डर पर जो ट्रेन है वो जाम है। तो जितनी भी ये मालगाड़ियां जब माल लेके आती हैं, ये अंबाले से 100-150 किलोमीटर पहले ही खाली हो रही हैं और वहां से ट्रक पे लाद के कच्चे माल की आपूर्ति हो रही है। इसलिए कच्चे माल के रेट दुगने हो गए हैं। लुधियाना जैसे शहरों में जो जहां पे बड़ी हैवी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी तो है ना, वहां पे लोहे के कच्चे माल की बहुत ज्यादा खपत है। इसके अलावा स्टील, इसके अलावा और बहुत सारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का आता है, वो नहीं आ रहा है। मोदी जी की सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? बैठते बैठे रहना। क्यों भाई? हाँ। क्यों ये, अच्छा ये पॉलिसी क्यों है? मुझे लगता है, बीच में टोक रहा हूं, मुझे लगता है कि अमित शाह अगर चाहते तो इन चीजों को खत्म कर देती एक दिन में ही, लेकिन अमित शाह के हाथ बांध के रख देते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पीस प्राइज चाहिए, नोबेल चाहिए, नोबेल का पीस प्राइज चाहिए, माय फ्रेंड बराक ओबामा टाइप इनको चाहिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इनको अप्रेज करे, कहे कि साहब इससे बढ़िया नेता कोई नहीं। मैं इस थ्योरी से कतई सहमत नहीं। मैं इस थ्योरी से कतई सहमत नहीं हूं। मोदी जी वो हीरो है जो विलेन से पिट पिट के हीरोइन की सहानुभूति जीत लेता है। इतना मार खाता है, इतना मार खाता है विलेन से कि हीरोइन प्यार करने लगती है। कि कितना पिटाएगा, थेथर हो जाएगा। हाँ, कि देखो कितना लतखोर आदमी है बेचारा, विलेन इसको कितना मारा है, इसके बावजूद ये अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग रहा, इसने हाथ नहीं उठाया। तो सर ये जो, मैं तो सीधी बात बताऊं कि आप अराजक तत्वों के सामने जितना सरेंडर करेंगे अराजक तत्व, उतना आपके सिर पे चढ़ेगा। अब आप आ गए हैं ना, अब आप देखिएगा अगले 1 महीने में जो अराजकता की आप बात कर रहे थे, वो अराजक तत्व किस कदर जो है कपार पे चढ़ के, दिल्ली के बॉर्डर पे ही होंगे सारे। नहीं, अब तो दिल्ली के बॉर्डर पे अराजक तत्वों का इतना मन बढ़ा दिया है मोदी जी ने कि ये पूरे देश में अराजकता फैलाएंगे। और सुनिए, अब तक क्या था कि यूपी में योगी जी का बड़ा फर्म ग्रिप था। योगी जी किसी को सांस नहीं लेने देते थे। हम लोग चैलेंज करके कहते थे ना कि अरे किसी की हिम्मत है तो आओ ना यूपी की सड़कों पे। अब आप देख लीजिएगा, यूपी में जानबूझ के योगी को कमजोर किया है इस तिकड़ी ने। और अब एक बार यूपी में अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी जो है वो वापस मजबूत होकर उभरी है। उनको राजनीतिक बल मिला है, उनको उनके पास एक मॉरल सपोर्ट हो गया है कि अब हमारे पास साथ है पब्लिक। देखिए, जब राजनीतिक रूप से आप मजबूत होते हैं तो आपके अंदर सड़क घेरने, सड़क पे उत्पात करने, सड़क पे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और इस जो लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, इसके बाद आप देख लीजिएगा कि वो राहुल गांधी और उन्होंने कहा था ना कि देश भर में केरोसिन छिड़का पड़ा है, सिर्फ तीली लगाने की जरूरत है। आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो सब केरोसिन छिड़केंगे और कैसे तीली लगाएंगे। और अगर होम मिनिस्ट्री अमित शाह और मोदी जी ने बहुत सख्त एक्शन नहीं लिया तो सबसे पहले उत्पात, में इस बार बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा उत्पात इस बार यूपी में होगा। हरियाणा पंजाब को आप भूल जाएंगे। और दिल्ली के बॉर्डर पे भी। हाँ, यूपी में, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा केरोसिन छिड़कने का इन लोगों ने क्षमता पैदा कर ली है। और ये जगह किसने दी? खुद मोदी अमित शाह ने दी। इस भस्मासुर को जिंदा किसने किया इस लोकसभा चुनाव में? इन्हीं लोगों ने किया। लेकिन न जाने क्यों एक गट फीलिंग कहती है कि साहब इस यूपी में कैसे जिंदा हुआ?
आप देखिएगा, लेकिन इनको जब मैं तक मैं लौह दंड, बीच में टोक रहा हूं। आपको लगता है गट फीलिंग ये कहती है कि साहब इस बार ये सब नहीं झेलेंगे, इस बार ये पटक के मारेंगे, मनोहर लाल हाँ खट्टर ने जिस हाँ, तरीके से पटक के अगर मारा ये था इस बार इनको वैसे इस बार पटक ये के मारेंगे। मार दिए सड़क पर, बैठने से पहले ही इनकी अराजकता जो है स्थान विशेष में जब तक नहीं घुसेड़ेंगे, एकदम मैंने कहा ना, बेंत से काम नहीं चलेगा, लोह लौह दंड से अराजकता को कुचलना होगा, वो भी स्थान विशेष में डाल के, वो सभी स्थानों पर डालकर। स्थान विशेष के लिए फिर लौह दंड से कुछ स्पेलिंग चेंज हो जाएगा। हाँ। हाँ, और ये ढुलमुल तो रवैया, ये मान के सुनिए, चले। ये ढुलमुल रवैया हाँ। छोड़ना होगा जो अब तक शाहीन बाग में और जेएनयू में अच्छा और हर जगह ये दिखाते आए हैं। अराजकता के सर उठाने अच्छा, से एक पहले सवाल में इससे जुड़ा हुआ, क्या आपको लगता है इस बार भी खालिस्तानी कनेक्शन होगा या कुछ और आएगा, किस रूप में आएगा, इस देखिए, बार किस अब की तरीके बात, से अब आएगा, क्या टेस्ट होगा, क्या फ्लेवर होगा? आज के बाद पंजाब में जो भी उत्पात होगा, जो भी अराजकता होगी, जो भी खालिस्तानी मूवमेंट चलेगा, वो किसानों के भेष में आएगा, किसान आंदोलन के आड़ में। आखिर उसने जो धापड़ मारा सीआईएसएफ की जवान ने, ये आपको नहीं लगता कि ये सारी पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस के सभी जवानों के लिए एक आह्वान है? आप बताइए ना, कुलविंदर कौर के उस थप्पड़ से किसी फौजी जवान को प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है? और लेकिन जो लेकिन मुखौटा है इसमें वो एक सवाल किसान है ना, आंदोलन देखिए, का है। इसमें डेंजरस क्या है, उसके पास खाली हाथ था तो उसने थप्पड़ मारा, उसके पास पिस्टल होती तो वो गोली मारती, AK-47 होता तो मुझे लगता है पूरी मैगजीन उसके सीने में उतार देती, बम होता तो बम फोड़ देती। यानी कि आज ये किस तरीके से, आप अगर वर्दी में है तो वर्दी के नियम कायदे कानून को फॉलो करने पड़ेंगे ना आपको। देखिए, जब पहली उड़ान ओलिवर और विल्बर राइट की हुई थी ना, सेंट किट्स नामक उस मैदान में, तो पहली बार वह विमान जो है मात्र 12 सेकंड के लिए उड़ान भर पाया था और सिर्फ 100 मीटर उड़ा था। ठीक, सिर्फ 100 मीटर की उड़ान थी, पर उसने मानव जाति के मन का एक बैरियर तोड़ दिया था कि नहीं, हवा से भारी कोई चीज मशीन की सहायता से उड़ भी सकती है। ये जो दिमागी बैरियर था, उस फ्लाइट ने बस खाली वो बैरियर तोड़ा था। और आपको मालूम है, उस पहली फ्लाइट के 4 साल के अंदर मनुष्य ने हवाई जहाज से उड़ के अटलांटिक पार कर दिया था, मात्र 4 साल। और 8 साल के अंदर बम वर्षक विमान बम बरसाने लगे थे, फाइटर प्लेन्स डेवलप हो चुके थे। तो सर, जो पहली उड़ान होती है ना, वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो एक जो थोड़ा सा थप्पड़ है ना सर, वो एक बड़े महायुद्ध की शुरुआत बन सकता है। जैसी वो पहली 100 मीटर की उड़ान आज एविएशन इंडस्ट्री का, वही थे ना, पाथ ब्रेकिंग थी। आज की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसकी पाथ ब्रेकिंग उड़ान वही थी, पहली वाली। तो सर, वो जो एक थप्पड़ है ना, हाँ, वो बहुत बड़ी एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है। और आई एम सॉरी टू से कि अभी तक होम मिनिस्ट्री ने उस पे अभी तक कोई, उसको तो कारपेट के नीचे ऑलरेडी बरी कर दिया जा चुका है। तो मतलब आपका मानना है कि अमित शाह भी नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी भी नहीं कोई करेंगे, नहीं योगी करेगा। आदित्यनाथ को भी कमजोर कर दिया गया, मैं तो फिर करेगा कौन? देखते हैं कौन करता है, करते भी हैं कि नहीं करते। चलिए, ईश्वर करे ऐसा ना हो, और अगर ऐसा होता है
सरकार करे ना करे, लेकिन हम उसके खिलाफ आवाज लगातार उठाएंगे, ओ लगातार उसके खिलाफ बात 300, करेंगे। अरे मैं हाँ, बता रहा हूं क्या करेंगे, अरे सुनिए मैं बता रहा हूं क्या करेंगे। 300 शब्दों का एक निबंध लिखवाएंगे और उसको आम माफी दे दी जाएगी कि चलो आवेश में आकर, बहुत अच्छी लड़की है, एक आग पड़ाका मार दी तो क्या हुआ। 300 शब्दों का निबंध सही लिखो जी एक। सही बात। चलिए, अब तो ईश्वर जाने, और ये भविष्य का गर्भ में जो चीजें छुपी हैं उसको, उस पर क्या कहा जा सकता है। लेकिन आपने समय दिया, इस मुद्दे पर बात किया, और मुझे लगता है कि आपने आज एक बड़ी बात बोली कि इसमें योगी बाबा भी शायद कमजोर साबित होंगे, क्योंकि नहीं मनोबल नहीं, बढ़ वो गया है कमजोर, कमजोर विरोधियों का। साबित, कमजोर साबित नहीं होते, उनको कमजोर जानबूझ के कर दिया गया है कि वो अब इन अराजक तत्वों पे पहले जैसी सख्ती कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मुझे डाउट है। हालांकि योगी बाबा ने तो जिस दिन चुनाव रिजल्ट आया उसके दुइये दिन बाद 16 ठो एनकाउंटर किया, जिसमें 2 लोगों को जो है 72 हुरों के पास पहुंचाए हैं और 14 लोगों के घुटने में गोली मारी है। एक दिन में 16 एनकाउंटर हुआ, आपको पता है इस बात का? हाँ, तो योगी जी तो मान लीजिए डटे हैं, पर ये सब बहुत पूरी कोशिश करेंगे उनको हर हर तरह से कमजोर करने की। चलिए बहरहाल, साथ जुड़े, आपने इस मुद्दे पर बात की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद। श्री राम।